वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? सब ठीक ठाक? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम डायनामिकल एनालिसिस या एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूम फ्लो एंड मॉलिक्यूलर फ्लो स्टडी किया था। ठीक है, और फ्लो को डिस्कस करते हुए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी फॉर कंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग पाइप। ठीक है, लॉन्ग पाइप के लिए कंडक्टेंस के लिए फार्मूला ड्राइव किया था, बोथ फॉर कंटिन्यूम फ्लो एंड मॉलिक्यूलर फ्लो। और हमने पैरामीटर भी डिस्कस किए थे, कंडक्टेंस किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है, बोथ फॉर कंटिन्यूम फ्लो एंड मॉलिक्यूलर फ्लो। ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच कंडक्टेंस फॉर कंटिन्यूम फ्लो डिपेंड्स? कौन से पैरामीटर हैं जिस पे कंटिन्यू फ्लो कंडक्टेंस के डिपेंड करती है? डायमीटर ऑफ चलिए, पाइप। जिसे मैं पूछता हूँ वही बता दे। एलिना, आप? ओके, डायमीटर राइट। पे और उसकी लेंथ पे अच्छा, ठीक है, डायमीटर ऑफ पाइप और इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड लेंथ करती ऑफ है। पाइप। इसे ओवरऑल हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ पाइप। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर के ओवरऑल अगर कहना चाहे, ठीक है, लेंथ पे इनवर्सली है और डायमीटर के डायरेक्टली है। यस। ठीक है, तो अगर मैं डायमीटर 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, अक्सर आप बताएं तो कितने टाइम कंडक्टेंस चेंज हो जाएगी कॉन्टिन्यूम फ्लो में? ये अक्सर, और जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसे एब्सेंट कंसीडर करूंगा। यहाँ रिप्लाई देना, यस नो, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एटलीस्ट शो करें। जिसने रिप्लाई करना है विद इन फ्यू सेकंड कर सकता है वो। अक्सर नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, चले इनकी एब्सेंट काउंट कर लें जी, अक्सर की जो सी आर जी आर बैठे हैं। अच्छा, अवैस आप बताएं। टाइम 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। है 16 टाइम? क्यों, वाई 16 टाइम? हाउ यू कैन? क्योंकि सर वो फार्मूले में हमने पढ़ा था कि डायमीटर जी जी, डी की क्यों? पावर 4 इंक्रीज चेंज आता है या 4 अच्छा, ठीक है, टाइम्स। conductance is directly proportional to the fourth part of the diameter because conductance is directly proportional to the fourth part of diameter। ठीक है, तो ओवरऑल एक मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? डायमेंशंस ऑफ अ पाइप, उस पर डिपेंड करती है। उसमें लेंथ भी आ गई और डायमीटर भी। फिर देन हाउ इट डिपेंड, डायरेक्ट है, फिर डायरेक्ट है या इनवर्स है। इसके बाद यस, लिनियरली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है, क्वाड्रेटिक डिपेंड कर रही है, क्यूबिक डिपेंडेंस है, या फोर्थ पार्ट डिपेंडेंस है। ठीक है, वो आगे ये सारा फार्मूलाज आपको मेमोराइज होने चाहिए और एमसीक्यूज के लिए। ओके, व्हाट आर अदर मीटर्स? क्या आ रही है? आपका शायद सिग्नल का इश्यूज होगा, बाकी स्टूडेंट्स की तो ठीक आ रही थी नहीं मुझे सर, भी, मेरी और तरफ उनको से भी। नहीं खराब है सर, सर। मुझे भी आपकी दो आवाज अदर पैरामीटर कट कट के आ बताओ रही जिस है। पे कंडक्टर डिपेंड करती है। सब लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक हो गया, चलें, सही है। सिग्नल आई थिंक इधर से ही। बाद में क्वेश्चन पूछूंगा जो है कि अदर इम्पोर्टेंट, जो अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो चले आप बता दें। ठीक सर है, स्क्रीन अमीन से शेयर पूछा ना था, करें, अमीन। स्क्रीन शेयर करने से और ख़राब हो रही है। स्क्रीन शेयर तो करनी पड़ेगी, लेकिन देखें अगर ख़राब हो रही है तो मुझे बताइएगा, मैं नेटवर्क दूसरा पे चेंज करता हूँ। अभी सर पहले, थोड़ी देर पहले अभी दोबारा चली गई थी आपकी आवाज़। फिलहाल देखें ना, वो तो अच्छा, ठीक है, तो फिर नेटवर्क
लेट्स स्टार्ट। मोस्टली स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। तो बाकी क्वेश्चनिंग मैं कल कर लूँगा आपसे, ठीक है। आपने लास्ट 2 टॉपिक्स आपने डिस्कस किए हैं, कंडक्टेंस और मॉलिक्यूलर कंटीन्यूम फ्लो, आप उनको अच्छी तरह रीड कीजिएगा जो, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, अभी क्वेश्चन के आंसर देंगे तो एग्जाम में आपको इजी होगा। तो क्या आज हमने करना है डायनामिकल एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फ्लो थ्रू एन अपर्चर। किसी अपर्चर में से, जैसे फ्लो है, पहले हमने लॉन्ग पाइप में डिस्कस किया है, इस तरह स्मॉल पाइप के लिए भी फ्लो का फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। और स्मॉल पाइप को शॉर्ट करते जाए, एंड पे वो क्या बन जाएगा, अपर्चर बन जाएगा। एक स्लाइस पाइप का कट कर लें ना, थिन वॉल होगी ना, उसमें वो एक होल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। थिन पीसी प्लेट में थिन अगर एक स्मॉल सा होल हो तो उसको क्या डिफाइन करते हैं, अपर्चर। तब ये लेट से एक अपर्चर लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, और पाइप के इनसाइड हम ले रहे हैं एक वॉल, हमने बाउंड्री वॉल कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो एक साइड पे प्रेशर हाई है, दूसरे साइड पे प्रेशर क्या है, लो है, और गैस के मॉलिक्यूलर स्टेट में है। तो मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे, ठीक है, थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। लेकिन नॉर्मली गैस फ्लो करती है हायर से लोअर, लेकिन एक्चुअली क्या है, गैस के मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन भी होती है, ठीक है, वी नो। तो डायरेक्टली मोशन भी है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, एंड रैंडम मोशन है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो जब प्रेशर डिफरेंस कंटिन्यूम रेजीम होता है तो गैस मॉलिक्यूल डेंसिटी बहुत हाई होती है, तो जो फॉरवर्ड जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं हायर से लोअर वाले, दे आर मच मच ग्रेटर देन मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम लोअर टू हायर प्रेशर ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। तो हम वहाँ पे उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर स्टेट में गैस की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि ठीक है, हाई से लो जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन लो से हाई ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से वापस जो आ रहे होते हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते जो है, ठीक है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों तरफ की मोशन लेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, हायर टू लोअर प्रेशर, एंड राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। और नेट मोशन जो होगी दैट विल बी डिफरेंस ऑफ टू, दोनों जो मोशन है उनका जो डिफरेंस होगी वो क्या होगी, नेट फ्लो होगा। जिस तरह पंपिंग प्रोसेस में हमने कहा था, गैस इन भी आ रही होती है और गैस आउट भी जा रही होती है। अर्ली स्टेजेस ऑफ पंपिंग में गैस इन को हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि उस वक्त उतनी गैस ही आ रही होती है जितनी बाद में आती है। और लेकिन जब आफ्टर 1 आवर एक स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, उस वक्त हम कहते हैं कि आउट गैसिंग का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जो रियल गैस है वो पंप आउट हो चुकी होती है, मोस्ट ऑफ द रियल गैस। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि मॉलिक्यूलर में हम क्या दोनों तरह की गैस की क्या फ्लक्स को कंसीडर करेंगे। यहाँ इम्पिंजमेंट रेट का कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक सर्टेन एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसमें से हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स दे आर एंटरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है, ठीक है। तो पैरामीटर हमने पहले डिफाइन किए फ्लो के सारे, प्रेशर, अपर्चर का साइज, ठीक है। तो J1 जो होता है हमें पता है, हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इम्पिंजमेंट रेट होता है, या हम इनवर्ट फ्लक्स कहेंगे, वो मॉलिक्यूलर फ्लक्स जो लेफ्ट से राइट जा रहा है, जो हायर से लोअर प्रेशर जा रहा है, हायर प्रेशर P1 है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी N1 है, लोअर प्रेशर P2 है और यहाँ मॉलिक्यूलर डेंसिटी रीजन में N2 है। J इज इक्वल टू NV एवरेज ओवर 4 और इक्वल टू P ओवर 2 पाई MKBT। ये फार्मूला हम J का ड्राइव के कर चुके हैं। तो सिंपल, हमने मॉलिक्यूलर फ्लो रेट कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद थ्रूपुट निकालनी है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फ्लो रेट क्या होगा, क्योंकि इम्पिंजमेंट रेट हमें मॉलिक्यूलर फ्लो के बारे में भी बताता है। तो वैसे तो होता है ना ये अमाउंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, तो यहाँ स्ट्राइकिंग के बजाय क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात तो एक ही है ना, वही कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। और ऑल 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल के होल में एंटर हो रहे हैं, 2 पाई विद इन 2 पाई सॉलिड एंगल, हर एंगल से इस क्या अपर्चर में मॉलिक्यूल इधर से क्या हो रहे हैं, एंटर हो रहे हैं। तो अब हमने जो dn ओवर dt है, वी कैन राइट इट J1 माइनस J2 इंटू A, ठीक है। जो नेट फ्लो रेट है वो J1 माइनस J2 है। तो एरिया से बता सकते हैं क्यों मल्टीप्लाई किया है, हालांकि नेट फ्लो रेट तो होना चाहिए J1 माइनस J2। हाँ जी जी जी, थोड़ा और क्लैरिफाई करें सर। हम पर यूनिट टाइम देख रहे हैं ना, हाँ तो J जो इम्पिंजमेंट रेट पर यूनिट एरिया भी होता है साथ।
तो उसको कैंसिल आउट नहीं, करने के लिए इम्पिंजमेंट हमने रेट एरिया में से तो एरिया आता है, इम्पिंजमेंट रेट में तो एरिया ऑलरेडी आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पासिंग पर यूनिट सरफेस फ्रॉम, या स्ट्राइकिंग वो तो होता है ना, पर यूनिट सरफेस पर यूनिट टाइम, एरिया तो ऑलरेडी उसमें आ रहा है। तो हमने इसलिए तो एरिया से इधर एरिया से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया ना, ताकि वो पर यूनिट एरिया खत्म हो जाए, पर यूनिट टाइम निकाल सकें हम। डायमेंशन खाली पर सेम यूनिट हो टाइम निकालने? अच्छा, डायमेंशन सेम करने के लिए इसको ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जे बताता है एक यूनिट सरफेस एरिया में से, जबकि पर्चर का एरिया जरूरी तो नहीं यूनिट सरफेस एरिया हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है ना, कम भी हो सकता है ना। यानी यूनिट सरफेस एरिया में से J1 है और ए एरिया में से कितना होगा, J1 इंटू ए, राइट? यस सर। यस सर। जैसे है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने स्ट्राइक आ रहे हैं, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने करेंगे, तो आप क्या करते हो, J1 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 500 से ना। तो आप इस एंगल से सोचे, फिर आपको ये क्लियर जरा हो जाएगा कि यूनिट सरफेस एरिया में से इतने पास कर रहे हैं और इतने सरफेस एरिया में से कितने करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं टोटल सरफेस एरिया में से कितने करेंगे, तो टोटल एरिया जो भी पर्चर का है, ठीक है, व्हाट्सएवर लेस देन यूनिट सरफेस एरिया मोर देन यूनिट सरफेस एरिया, तो उसके लिए हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डायमेंशन तो इक्वल प्रूव होती है, इक्वेशन वही करेक्ट होती है जिसकी डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये था कि आपने जे हमेशा याद रखें, ये यूनिट सरफेस एरिया में से फ्लक्स बताता है। जब भी टोटल एरिया में से निकालना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द टोटल सरफेस एरिया। तो ये बड़ी सिंपलेस्ट सी डेरिवेशन है। इम्पिंजमेंट रेट का कंसेप्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हुए हैं, और थ्रूपुट बेसिकली कैलकुलेट करनी थी और वहां से कंडक्टर्स फाइंड करनी है। हमेशा प्रीवियस 2 टॉपिक में भी हमने पहले क्या थ्रूपुट निकाली है। तो वैसे थ्रूपुट होती है पीवी डॉट, ऐसे ही होती है ना, क्यू पीवी डॉट। यहाँ हमने थ्रूपुट का ये फार्मूला क्यों यूज किया है, के टी इंटू डी एन ओवर डी टी, पीवी डॉट क्यों नहीं यूज कर रहे? सर मॉलिक्यूलर फ्लो है तो इस वजह। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फ्लो रेट स्टडी कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए वो हमने कॉन्टिन्यूम फ्लो में उसको यूज़ किया था। और लास्ट टाइम जब हमने मॉलिक्यूलर फ्लो स्टडी किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करते हुए, तो उसमें भी हमने क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलर फ्लो रेट ही लिया था। यहाँ पे भी क्योंकि मॉलिक्यूलर फ्लो है तो क्यू के टी इंटू, ठीक है, ये डी एन ओवर डी टी की वैल्यू कौन सी आएगी, जे की वैल्यू पुट करेंगे, J1 क्या हो जाएगा P1 ओवर 2 पाई एम के बी टी, J2 P ओवर 2 पाई एम के टी, ये कॉमन आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई एम के बी टी, तो ये रह जाएगा P1 माइनस P2, इधर जो आएगा P1 माइनस P2 इंटू ए आ जाएगा। क्लियर, जस्ट J1 J2 की वैल्यू पुट की है, ठीक है। और यहाँ हमने इसको फिर आगे सिंप्लीफाई कर लिया, आर नॉट टी ओवर 2 पाई एम आ जाएगा, ये के टी क्या हो जाएगा, ऊपर भी के टी है नीचे भी के टी स्क्वायर रूट में, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसको मोलर फॉर्म में इस तरह हम लिखेंगे, आर नॉट टी ओवर 2 पाई एम इंटू ए इंटू P1 माइनस P2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्मॉल एम की फॉर्म और के बी टी, और ये मोलर मास और आइडियल गैस कांस्टेंट आर। अब हमने क्योंकि सी फाइंड करना है, वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थ्रूपुट, Q इज इक्वल टू C इंटू PU माइनस PD, ठीक है। तो कंपेयर करने से ये भी डेल्टा पी है, ये भी डेल्टा पी है, तो ये वाला फैक्टर जो होगा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो डेल्टा पी के साथ, दैट शुड बी इक्वल टू C। सो दैट कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस फॉर पर्चर, ठीक है। तो हम इसे CA से डिनोट करेंगे, प्रीवियस को हम CL से शो कर रहे थे, CL फॉर कंडक्टेंस फॉर लॉन्ग पाइप एंड CA कंडक्टेंस फॉर एन अपर्चर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू A इंटू आर नॉट टी ओवर पाई एम। अगेन पाइप की तरह कंडक्टेंस पाइप की डायमेंशन पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर्चर की डिपेंडेंस पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ लेंथ नहीं आ रही, एरिया आ रहा है, काट लिया छोटा सा एक उसका स्मॉल थिन पोर्शन, तो इसलिए ये उसके एरिया या डायामीटर पे डिपेंड करेगी। यहाँ डायामीटर की फॉर्म में लिखना है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर ओवर 4, तो यहाँ डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, क्या होगी कंडक्टेंस, डी के पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है ना एरिया, ठीक है। तो पर्चर में कंडक्टेंस याद रखें, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायामीटर, ठीक है। ओके, तो याद यहाँ लिखा नहीं लेकिन आप नोट कर लें कि इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, एरिया या उसके एरिया का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दें पाई डी स्क्वायर ओवर 4। अगेन एम पे तो डिपेंड करेगी, जैसे पहले भी हमने कहा था कंडक्टेंस के मैस ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर फ्लो में लॉन्ग पाइप की कंडक्टेंस भी डिपेंड कर रही है मैस पे, और यहाँ हमारे पास पर्चर की भी क्या डिपेंड कर रही है, ठीक है।
ओके, तो अब हमने ये पर्चर में से भी हो गया, लॉन्ग पाइप में से भी हो गया। इसी को अगेन ड्राइव करना है एक और एडवांस मेथड से। अभी हमने क्योंकि जो प्रीवियस फार्मूला ड्राइव किया है जो लॉन्ग पाइप के लिए मॉलिक्यूलर फ्लो का, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ के ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, वो वाला बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, लेकिन स्टिल उस फार्मूले से हमें क्या वेरी के एक्यूरेट रिजल्ट मिला है। जो एक्यूरेट रिजल्ट से हमारा जो इस फार्मूले में एरर आ रहा है 10% आ रहा था, हमारा π/16 आया था फैक्टर। यहाँ एक्चुअल हमने क्या है, ये जो रेफरेंस यहाँ पे गिवन है ये क्या आता है 1/6 आता है, तो ये π/16 1/5 समथिंग बनता है। तो ये 10% एरर के साथ इस फार्मूले के जो एक्यूरेट फार्मूला करने का, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी मेथड अब हम यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक मिनट करता हूँ। आई थिंक सिग्नल का इशू आज है, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा लिमिटेड कनेक्टिविटी शो हो रही है। अब यानी कि अब हमने अगेन कंडक्टेंस फॉर लॉन्ग पाइप का फार्मूला ड्राइव करना है मॉलिक्यूलर फ्लो के लिए यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट यूज करते हुए हमने क्या कंडक्टेंस का फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, इससे जो फार्मूला ड्राइव होगा वो मोर एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड इन विच वी यूज कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर मॉलिक्यूलर फ्लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज किया था ना लास्ट टाइम, यस सर। एक पाई में से मॉलिक्यूलर फ्लो स्टडी किया था, हमने डिफाइन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल फ्लो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यहाँ हमने जस्ट ठीक है बेसिक assumption ली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली, एक बेसिक मॉडल डिफाइन किया था, लेकिन स्टिल उस मॉडल से हमें बड़ा रिजल्ट मिला है। 90% तक क्या है हमारा फार्मूला जो ड्राइव हुआ है वो एक्यूरेट था। आज हम ये भी सिंपल है, पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। ट्रांसमिशन में पास कर जाना, यानी मॉलिक्यूल का जो लेफ्ट से राइट मूव करके जा रहा है, या हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे क्योंकि यह फ्लूइड नहीं है, ये क्या है गैस बहुत डाइल्यूट है, फ्यू पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल जो है जरूरी नहीं कि यहाँ से जो पार्टिकल एंटर हुआ है वो पास भी कर जाए। अभी हम देखेंगे व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी दैट व्हेनेवर पार्टिकल एंटर्स इनटू अ पाइप, into a long pipe within a solid angle 2 pi, it is not necessary that will pass through the pipe, it can come back, वो वापस भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे कितने % प्रोबेबिलिटी होगी कि एक मॉलिक्यूल जो पाइप के अंदर एंटर हुआ है वो पास थ्रू कर जाए, वापस ना आए। अगर वापस आ रहा है तो वजह क्या है, उसके लिए पहले मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ पे। तो हम एक लॉन्ग पाइप लेते हैं, लेट्स से उसकी लेंथ क्या है डी एल है, डायमीटर डी है, ये उसका एरिया का एंटरिंग प्लेन है ई एन, और ये एग्जिट प्लेन ई एक्स है, ठीक है। तो अब जब मॉलिक्यूल पाइप के अंदर एंटर होता है किस एंगल पे होता है, एक पाइप ये 3D प्रॉब्लम है ना, तो किस एंगल पे मॉलिक्यूल एंटर विद इन 2 पाइप सॉलिड एंगल, कोई भी एंगल उसका पॉसिबल हो सकता है जो, ठीक है, 40-50 डिग्री कोई भी है। तो ये क्या है 3D एंगल में कोई किसी एंगल से भी यहाँ मॉलिक्यूल एंटर हो सकता है जो, ये नहीं कि मॉलिक्यूल बिल्कुल स्ट्रेट ही एंटर होंगे। वो क्या है जैसे आपको ये पाथ शो हो रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है जैसे ये पाथ 1 है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ 3 मेन क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मॉलिक्यूल ऐसे एंगल पे एंटर हुआ है कि मॉलिक्यूल पाइप से कोलिजन किए बगैर स्ट्रेट पास थ्रू कर गया, पॉसिबल है ना ऐसा। ये जैसे 1 लाइन शो हो रही है आपको, जो है जिस एंगल को यहाँ शो किया जा रहा है इस एंगल पे आप देखें पाइप से मॉलिक्यूल के पाइप के साथ कोलाइड नहीं कर रहा। पहले तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये कहा था ना कि हर मॉलिक्यूल पाइप से कोलाइड करता है, कोलाइड करते करते क्या वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, राइट। यस सर। यस सर। लेकिन एक्चुअली अब हम एक्यूरेट मेथड डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जो कोलिजन करते करते पास थ्रू करेंगे, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे जो डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। अब हमें नहीं पता उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम होगी डेफिनेटली, ऐसे मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कम होगी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पास थ्रू कर जाएं। खास तौर पे ये कब कम होगी, जब पाइप वेरी लॉन्ग होगा। जब पाइप बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा तो बहुत कम चांस होगा ना इस प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी नंबर 1 का। एग्री? यस सर। ठीक है, क्योंकि जितना मर्जी एंगल हो जाए पाइप बहुत लॉन्ग है अगर, ठीक है,
तो उसमें कहीं ना कहीं मालिक्यूल जरूर कोलाइड करेगा, लेकिन शॉर्ट जितना पाइप शॉर्ट होगा उतना मैक्सिमम चांस है कि मालिक्यूल के इस वॉल से कोलाइड किए बगैर के हमारे पास के पास कर जाएगा। तो अब आवाज ठीक आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, पार्टिसिपेंट कम हो गए हैं अभी, दोबारा जो है पहले 42 एक दफा थे स्टार्ट में आई थिंक हुए थे, अब 35 है इस टाइम। ओके, सेकंड क्या है, ये सर सेकंड अप डाउन होते पॉसिबिलिटी क्या है ये, चलें ठीक है। सेकंड जो हमारे पास क्या है पॉसिबिलिटी क्या है कि मॉलिक्यूल इस एंगल, ठीक है चलें ठीक है, चलें सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल ऐसे एंगल पे एंटर हुआ है कि उसने यहाँ एंटर हुआ है और एक्स पॉइंट पे स्ट्राइक की है। अब एक्स पॉइंट पे इससे स्ट्राइक की है, यानी ये सीधा पास नहीं किया, ये उसने पाइप में कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया है, एक्स पॉइंट पे किया। अब हम यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज है अगेन, कि या तो ये मॉलिक्यूल ये जो है वाई पे चला जाएगा, यानी ऐसे एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा कि वो दोबारा अपर सरफेस से क्या रिफ्लेक्ट करेगा कहीं, और फिर हो सकता है मल्टीपल कोलिजन करते करते पास थ्रू कर जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूल ने एक्स पे स्ट्राइक किया है और उसके बाद उसका एंगल ऐसा बना है कि वो स्ट्रेट पाइप से क्या कर गया, एग्जिट कर गया, हो सकता है ना ऐसा? यस सर। ठीक है, और ऐसा कोलिजन भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्स पे स्ट्राइक किया और यही एक्स से क्या है वो बाउंस बैक हो गया। पॉसिबल है ना? क्यों पॉसिबल है? कौन सी चीज है जो ये तीन पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करेगी? सर वॉल क्या ऑफ पैरामीटर है, क्या चीज? जी शाबाश, जी जी। सर क्रैक वगैरह नहीं, भी यहाँ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है ना, वो तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास कर जाना ना लाइट का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पास तो नहीं कर रहा ना, यहाँ तो सर रिफ्लेक्ट हो ये रहा है। क्या हो रहा है? इनर सरफेस ऑफ द जो पाइप होगी हमारे पास उसके ऊपर। हाँ, उसकी सरफेस पे कैसे, क्या पैरामीटर सरफेस का होगा जो इम्पोर्टेंट ये चीज डिफाइन करेगा कि मॉलिक्यूल बैक आना है, फॉरवर्ड चला जाएगा या सर ऊपर स्ट्राइक उसकी करेगा, स्मूथनेस सरफेस की पे। कौन सी प्रॉपर्टी है? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। अगर सरफेस टोटली स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? सरफेस स्मूथ है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, ये रफली 45 पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसकी रिफ्लेक्शन भी किस पे होनी चाहिए? 45 पे। ये कर्सर नजर आ रहा है ना, एरो जो मैं मूव कर रहा हूँ, एरो शो हो रहा है यहाँ जो मूव कर रहा हूँ स्क्रीन यस पे। तो अगर अगर सरफेस रफ है तो Yes, sir. किस एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, अगर सरफेस रफ है तो ये फिर सरफेस की रफनेस डिफाइन करेगी। बहुत रफ है, आगे बम्प सा आ गया, फर्ज करें जैसे आप सीधा जा रहे हैं, आगे आपके रुकावट आ गई, आप क्या टकरा के वापस हो जाएंगे ना, बड़ी सी रुकावट आ जाएगा। सरफेस की रफनेस को हमने ऐसे शो करते हैं ना, ट्रेंच एंड बम्प, जिसका क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, पढ़ा ना, क्रेस्ट और ट्रफ। ये आइडियल फॉर्म में रफनेस ऐसे होती है, जमीन ना हमवार हो तो क्या है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची कहीं से ऊंची, इसका सरफेस ना हमवार हो, नॉन स्मूथ हो, ठीक है, रफ हो, तो उस पर ट्रेंच और बम्प होगा। अब डिपेंड है कि मॉलिक्यूल बम्प के साथ स्ट्राइक कर रहा है, ट्रेंच के कर रहा है, तो ऐसे आ रहा है जी, ये ट्रेंच आ रही है, इधर ऊपर बम्प जा रहा है, तो ये अगर इधर बम्प पे आके स्ट्राइक किया है तो वो उसे बाउंस बैक कर देगा, ठीक है। अगर ट्रेंच के ऊपर अंदर आके किया है तो ट्रेंच पे भी एंगल डिपेंड करता है, यानी रफनेस का एक अपना एंगल होगा कि जब मॉलिक्यूल बहुत स्मॉल होता है तो लोकल रफनेस क्या है वैल्यू, वहां पे ट्रेंच है, बम्प है, रफनेस का एंगल क्या है, वो एंगल इसको रिफ्लेक्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे नहीं करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस है फिर क्या होगा, फिर इक्वल एंगल पे हमेशा रिफ्लेक्ट होगा। 45 पे आया है, फिर इधर गया 45 पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर 45 पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर 45 पे, जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पढ़ते हैं लाइट में, ठीक है, लाइट पाइप, ट्रांसपेरेंट पाइप में लाइट का फ्लो होता है जो है, ठीक है। तो ये सारा फिर पाइप की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ आने के बाद तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारा रेफरेंस डिफाइन करेगी, यानी ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। हम तो बड़ा सिंपल कह रहे थे ना, मॉलिक्यूल आए और वो क्या है, स्ट्राइक करते करते क्या यहाँ से आगे निकल गए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, तो एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे तो बड़ी अब देखें, चले यहाँ पे सरफेस स्मूथ थी एक्स पे, 45 पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या वाई पे जरूरी तो नहीं वाई पे भी स्मूथ हो सकता है ना? यस सर। एक्स पे ये भी है, क्योंकि अब देखें ये बाज का लोकली एक छोटी सी जगह पे सरफेस स्मूथ होती है, आगे फिर रफ है, फिर स्मूथ है, रफ है, रफनेस ऐसे ही होती है, जितना भी फ्लैट बना लें, छोटा सा फ्यू नैनोमीटर का पैच हो सकता है, उसे स्मूथ मिल सकता है, ठीक है।
फिर आगे रफ है, फिर छोटा सा पैच स्मूथ है, फिर रफ है। तो इस तरह से रफनेस होती है, ये हर जगह पर रफनेस वेरी करती जा रही होती है। तो ये क्योंकि कोई बास्केटबॉल तो है नहीं, बास्केटबॉल को दीवार पे भी मारे तो दीवार उसके लिए वेरी स्मूथ है, ठीक है। ये तो एक एटम आ रहा है, और एटम के लिए तो नैनोमीटर से भी कम रफनेस होनी चाहिए, और जो कि ऐसी रफनेस पाइप में लेना, ऐसा स्मूथ पाइप बनाना बड़ा मुश्किल काम है जो एटॉमिक स्केल पे जिसकी रफनेस हो नैनोमीटर से भी लेस हो। तो इसलिए ये रिफ्लेक्शन मल्टीपल होती हैं। अब वाई पे जाके फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वाई से वापस आ जाए, हो सकता है ना, वाई पे सरफेस रफ है तो जरूरी नहीं वाई से आगे चला जाए, वाई से भी वापस आ सकता है ना। यस सर। इवन यहाँ एग्जिट प्लेन पे पहुंच के भी हो सकता है उसका कोलिजन ऐसा हो कि वो उसे बाउंस बैक करके मॉलिक्यूल को क्या कर दे, वापस भेज दे, राइट। यस सर। ऊपर से तो यहाँ मॉलिक्यूलर फ्लो है, ऐसा भी नहीं होता कि जाने वाला मॉलिक्यूल वापस से आने वाले से स्ट्राइक कर जाए, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी वैसे कम है। तो टोटली जो है ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, किस एंगल पे हो रही है, वो सारी क्या चीजें। अब इमेजिन करें 2 पाई सॉलिड एंगल, कितनी पॉसिबल डायरेक्शन है जो एंट्रेंस की, बहुत सारी है ना, राइट। जो मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं कितनी डिफरेंट डायरेक्शन पे एंटर हो रहे हैं। फिर आगे पाइप की रफनेस है, फिर पाइप की लेंथ है, फिर पाइप का डायामीटर है। हाँ, डायामीटर बड़ा होगा, लेंथ कम होगी, तो ज्यादा चांस क्या है मॉलिक्यूल के एक कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद नेक्स्ट को पास कर गया आगे। जितना लंबा पाइप होगा उतनी ये बैकवर्ड आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हमारे पास क्या है उस पाइप की कंडक्टेंस कम हो जाएगी, हम कहेंगे जो है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिंपल वर्डिंग में यहाँ लिखे हुए हैं, सारी पॉसिबिलिटीज स्कीमेटिक भी ड्रा हुई है, ए बी सी हर पॉसिबल आउटकम को यहाँ बताया गया है। तो सिमिलरली लेफ्ट से राइट मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट भी आ रहे होते हैं। ये J1 देखें लेफ्ट टू राइट शो हो रहा है, और J2 क्या राइट टू लेफ्ट हो रहा है। अब यहाँ क्योंकि गैस बहुत डाइल्यूट है, इस साइड पे भी डाइल्यूट है और इस साइड पे भी डाइल्यूट है। मैंने हमेशा बताया ना आपको कि स्लाइड प्रेशर डिफरेंस होता है। अगर इधर -5 मिलीबार प्रेशर है तो इधर क्या होगा -6 होगा, बहुत मामूली डिफरेंस होता है जिससे फ्लो हो रहा होता है दोनों पाइप के एंड पे, ठीक है। तो या इधर -4 है तो इधर क्या हमारे पास क्या है -3 है तो इधर -4 होगा। तो इधर भी गैस मॉलिक्यूलर रजीम में है, इधर भी मॉलिक्यूलर रजीम में है, ठीक है। तो नो डाउट कि J2 शुड बी लेस देन J1, इधर क्योंकि डेंसिटी कम है, इस साइड पे प्रेशर स्लाइटली लो रखा हुआ है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके, तो बैकवर्ड फ्लक्स कम होगा। लेकिन यहाँ हम इग्नोर नहीं कर सकते, बैकवर्ड फ्लक्स भी जरूर होगा वो, क्योंकि रैंडम मोशन भी मॉलिक्यूल के साथ साथ हो रही होती है। डायरेक्टेड मोशन इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड रैंडम मोशन इज ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो थर्मल एनर्जी होती है रूम टेम्परेचर पे उनके पास, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। इसको हमने पहले डिस्कस किया। अब इस ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट हमने यूज करना है और एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है फॉर द मॉलिक्यूलर फ्लो कंडक्टेंस ऑफ द पाइप।